हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर सीरीज में करेंगे। पहला सवाल है कि मोहन है, राहुल और गीता इन्होंने एक साझेदारी में निवेश करते हैं 35,000, 75,000 और 1,05,000 रुपये। और ये कुछ समय के बाद कुछ रुपए भी निकालते हैं। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में लाभ बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर ये मोहन है, इसके अलावा यहाँ पर राहुल है और एक गीता है। यहाँ पर ये 3 व्यक्ति हो गए। इनके रुपए दिए हुए हैं 35,000। ठीक है, तो मैं 35 ही रख लेता हूँ। यहाँ पर 35,000 है, ये 75,000 रुपये है और ये 1,05,000 रुपये है। मैं इस तरह से रख सकता हूँ इनको। अब यहाँ पर क्या किया कि पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25,000 रुपये निकाले। राहुल कौन है? ये है राहुल। राहुल ने कितने निकाल लिए? 25,000 रुपये निकाल लिए। अगर पहले वर्ष के अंत में 3 साल का भी हमें इसमें देखना है, 3 साल का लाभ बांटना है, 3 साल का यानी कि 36 महीने तक। पहले वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीने तक तो उसने लगाए 75,000 रुपये। ठीक है, बाकी के 24 महीने तक उसने 25 निकाल लिए, 50 लगे रहे उसके। बाकी के 24 महीने तक उसने ये रुपये लगाए। ठीक है, आगे बोला है कि एक इसमें गीता ने क्या किया, 75,000 रुपये निकाल लिए थे। कब निकाले थे? 2 साल के बाद। इसने 2 साल के बाद निकाले थे, दूसरे वर्ष के अंत में। तो 24 महीने तक तो ये लगे रहे थे। 75,000 रुपये निकाल लिए तो 30,000 बचे। तो 30,000 कब तक लाएगी? 12 महीने तक लाएगी, क्योंकि 3 साल का समय है यहाँ पर, 36 महीने का। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये और ये जो है मोहन मोहन जो था वो 36 के 36 महीने लगा रहा था। इसके पैसे 36 महीने तक लगे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 35 गुणा 36 हमें यही रेशियो में निकालना है। यहाँ पर 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन लेकर भी वैसे कर सकता हूँ। दोनों यहाँ से 12 कर मैं कॉमन लूँ, 12 कॉमन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 75 बचेगा और यहाँ से ये 100 आ जाएगा, आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 12 कॉमन ले लूँगा तो 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बचेगा मेरा 30 और यहाँ पर बचेगा 105 दूनी 210। ठीक है, ये मैं आसानी से रख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 35 गुणा 36 ये ऐसे रखूँगा। अभी मैं रखूँगा नहीं, बल्कि इसमें 36 12 12 काट दूंगा मैं यहाँ से 36 को। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा तो ये आ जाएगा 12 3 36, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये 12 खत्म हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा कितना, 12 से भी खत्म हो जाएगा तो 240 यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं 5 से भी काट सकता हूँ। 5 7 35, 7 गुणा 3। ठीक है, 5 या 15 और 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ऐसे भी काट सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरा ये अब किस चीज़ से कट रहा है? अब मैं यहाँ से किसी चीज़ से नहीं कट रहा है मेरा ये। तो मेरा जो रेशियो आएगा वो 21 अनुपात 35 अनुपात 48 के रूप में आएगा। मेरा जो लाभ आएगा यहाँ पर इन तीनों का। लेकिन ये ऑप्शन दिए हुए हैं इस फॉर्म में, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे 3 से गुणा करनी पड़ रही है सभी में। ठीक है, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 21 या 63 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, यानी कि 105 आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 144 आ जाएगा। तो ये कौन से में है ये देख लेना है बस। ये कौन से में है? ये मेरा ऑप्शन नंबर डी में ठीक है। ठीक है, डी में है ये, तो मेरा आंसर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि 85 और 255 के लघुत्तम समापवर्तक को इस तरह से लिखा जाता है तो आर का मान बताना है। यहाँ पर 85 है और 255 है। ठीक है, इनके लघुत्तम समापवर्तक को किस रूप में लिखा जाता है? 85 आर प्लस 255 इस रूप में लिखा जाता है। और मैं 85 और 255 का अगर एलसीएम देखो तो 255 इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इनका 255 ही है, क्योंकि 85 से ये कट जाएगा। 5 पंजे 25, ये 5 पंजे 25, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से मेरे आसानी से कट रहा है यहाँ पर। तो 255 इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। 255 इनका एलसीएम आ गया। और मुझे किस रूप में लिखना था? ये 85 प्लस आर 255। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 85 आर बराबर क्या आएगा मेरा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब आर का मान जो है वो 0 है मेरे पास। ठीक है, आर का मान 0, और आर का ही मान इसमें बताना था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 की पावर 5 mm प्रति सेकंड है। 1 किमी की यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल कण को कितना समय लगेगा? यानी कि कितना समय लगेगा इस 1 किमी की यात्रा को तय करने में धूल कणों को। ठीक है, और इसकी हवा की गति कितनी है? 10 की पावर 5 मिमी प्रति सेकंड है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड दी हुई है। ठीक है, स्पीड कितनी है? 10 की पावर 5 mm प्रति सेकंड, ये इसकी स्पीड है यहाँ पर। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की। ठीक है,
1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे और 1 मीटर में 1000 mm हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1000 और कर सकता हूँ। यहाँ पर कुल मिला के 10 की पावर में इसको 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस मेरी ये हो जाएगी, डिस्टेंस ये हो जाएगी mm। ठीक है, अब बोला है कि कितना समय लगेगा, तो टाइम का क्या होता है, टाइम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। ठीक है, तो स्पीड कितनी है मेरी 10 की पावर 5 और स्पीड में 10 की पावर 5 है, डिस्टेंस कितनी है मेरी 10 की पावर 6, ये mm है यहाँ पर। कुल मिला के ये तो टाइम सेकंड में ही आता है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर बताने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, और अपॉन में टाइम मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएंगे, यहाँ पर केवल एक बचे, कटते नहीं है, हालांकि ये घटते हैं यहाँ पर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 बटे 10 की पावर 5, इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, मैंने बताया था कि ये घटता है ऊपर जाकर के, तो टी का आ जाएगा 10 सेकेंड, यानी कि टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1078 सेमी घन है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1078, ये इसका आयतन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 21, तो मुझे r निकालनी होगी यहाँ पर। ठीक है, 1/3 यानी कि 3 में इधर ले जा सकता हूँ, पाई को भी सबको इधर ले जाऊंगा। मुझे क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, r स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1078 और गुणा 3 आ जाएगा यहाँ पर, और पाई को इधर लेके जाऊंगा तो 7/22 आएगा। हालांकि पाई का मान 22/7 होता है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद और क्या जाएगा मेरा इधर एच का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 भी मेरा ये इसके बटे में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा, 3 से 7 काट दूंगा, यहाँ पर 3 से 21 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 7 से 7 कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा 1078/22 बचा। इसको मैं 11 से काट लूँगा, 11 दूनी 22 और यहाँ पर 11 99, 11 यानी कि इसका मान 49 आ जाएगा। आर स्क्वायर का मान 49 आ गया, आर का मान मेरे पास 7 आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या जो है वो 7 है और ऊंचाई जो है वो 21 सेमी की है यहाँ पर। ठीक है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर की है। अब आगे बोला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसकी वक्र पृष्ठ की बात करें, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है तो वो होता है पाई आर एल। ठीक है, और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो हम सवाल नहीं कर सकते, तो तुक्का मार सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, और हो सकता है ऑप्शन से भी हम पहुंच जाते हैं कभी कभी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ये जो मान है मैं इसमें रख दूंगा, मुझे संपूर्ण पृष्ठ तो चाहिए, तो मैं इसमें रख दूंगा पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पर मुझे एल का मान भी तो चाहिए होगा, यानी कि जो एल है त्रिज्या ऊंचाई, इसका मान भी तो चाहिए होगा। जब ये शंकु इस तरह से बनेगा, इस तरह से यूं शंकु बनेगा, ये इसकी ऊंचाई है और त्रिज्या है मेरे पास, ये तो है ही नहीं, ये जो एल है ये कहाँ से आएगा, इसके योग और इसके योग के बराबर होता है एल, यानी कि एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एल स्क्वायर जो होता है यहाँ पर मैं कर लूँगा, यहाँ से कर सकता हूँ, तो ये मैं इसको करूँगा एल स्क्वायर को, एल स्क्वायर बराबर 21 का वर्ग 441, 7 का वर्ग 49, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10, 4 4 8 और 1 9, और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 490। ठीक है, 490 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि एल स्क्वायर का मान 490 है, यानी कि एल का मान मैं क्या रख सकता हूँ 7√10 रख सकता हूँ। ठीक है, कैसे रख सकता हूँ, ये क्यों रख सकता हूँ मैं इसको, जब मैं इसको 490 पर मैं रूट लगाऊंगा तो यहाँ पर ये देख सकता हूँ मैं, इसको मैं 49 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 49 किसका वर्ग है 7 का, जब भी बाहर आएगा तो 7 निकल के आएगा, तो 10 मेरा यहीं पर रख रह जाएगा, 7√10 लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, आगे की बात समझ में। अब मेरे पास एल का मान भी आ गया 7√10, अब मैं इसमें रख दूंगा, जो मेरा आएगा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है मुझे, ये से टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा मेरा 22/7 और आर का मान है यहाँ पर 7√10। ठीक है, और साथ में एल प्लस आर हो जाएगा 7 आर का मान, मेरा आर का मान 7 है। ठीक है, ये आर का मान यहाँ पर 7 है,
गलत रखा गया यहाँ पर। ये आर का मान 7 है और एल का मान है 7√10 और प्लस आर का मान फिर से मैं रख लूँगा यहाँ पर 7। ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 7 मेरा कॉमन आ रहा, 7 में बाहर निकाल दूँगा। इस 7 से 7 को काट करके 22 गुणा 7 आ जाएगा और मेरा यहाँ से एक कॉमन आ रहा है 7। इसको मैं √10 + 1 लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15 और ब्रैकेट में आ जाएगा √10 + का 1 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा? ऑप्शन नंबर मेरा चला जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। हालांकि ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी हम ये। अगला क्वेश्चन है कि ए पानी के घनाभ पर टैंक की धारिता 70,000 लीटर है। टैंक की लंबाई और गहराई दी हुई है, तो चौड़ाई बतानी है, चौड़ाई कितनी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो घनाभ का टैंक का आयतन होता है वो LBH होता है। ठीक है, वो होता है क्या? LBH ये इसका आयतन होता है। कितना दिया हुआ है? 70,000 लीटर में दिया हुआ है। आंसर जो है वो मीटर में ज्ञात करना हमें। तो इसको मैं लीटर को मीटर बना सकता हूँ, लीटर को मैं मीटर भी बना सकता हूँ। यहाँ पर कितना होगा? 1 क्यूबिक मीटर में कितने, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर को मैं 1000 लीटर भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा LBH जो आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरा 70 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्यूबिक मीटर आ जाएगा। मैं क्या करूँगा इसमें, एल का यहाँ पर किसका मान निकालना है? बी का मान। एल का और एच का मान दिया हुआ है तो बी का मान निकालूंगा तो ये दोनों नीचे चले जाएंगे। 70/4 × 10। ठीक है, सिर्फ पॉइंट कट जाएगा, यानी कि 7/4 मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट में है। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और बचेंगे यहाँ पर 4 एकम 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बच रहा ना यहाँ पर। 4 एकम 4 और 4 7 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर मेरा 1.75 मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है कि आसिफ ने, जो खुदरा विक्रेता है, ने 2 मोबाइल फ़ोन प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा है। ठीक है, 6,000 रुपये में बेचा प्रत्येक को। उसने एक पर 20% लाभ और दूसरे पर कुछ हानि पर बेचा है दूसरे को। पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई है। तो घाटे पर बेचे गए मोबाइल का प्रतिशत बताना है, क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसिफ जो एक खुदरा विक्रेता है ने 2 मोबाइल प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेच दिया। उसने एक 20% लाभ पर और दूसरा हानि पर। पूरे लेन देन में से 4% की हानि हुई। तो घाटे पर बेचे गए मोबाइल का हानि प्रतिशत बताना है कितना है, यानी उसे बताना है यहाँ जो हानि पर बेचा है वो कितनी हानि पर बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोबाइल है ए और दूसरा मोबाइल है बी। ठीक है, इसका CP ये है, ये इसका SP है। ठीक है, इसने क्या किया, दोनों को प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा था। इसको भी 6,000 में बेचा और इसको भी 6,000 रुपये में बेचा। टोटल उसने 12,000 रुपये बेच दिया इसको टोटल। इसमें बोला है कि इसमें पूरे लेन देन में से 4% की हानि हुई थी, यानी कि 12,000 में उसने बेचा था। तो उसका CP कितना होना चाहिए टोटल का CP कितना होना चाहिए, क्योंकि 12,000 में बेचा उसने, तो ये होना चाहिए 100/96। ठीक है, यानी कि 4% की हानि हुई थी ना उसे। तो 12×96 और 10,000 को मैं 8 से काटूंगा, तो 1,00,000 को 8 से काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 12,500। ठीक है, यानी कि उसने अगर 12,000 रुपये में पूरा मोबाइल सेट बेचा है तो उसने खरीदा कितने में था? 12,500 का, तभी उसे 4% की हानि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये चीज़ दोनों आ गई यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें बोला है कि उसने एक को 20% लाभ पर, उसने इस वाले को मान लो लाभ पर बेचा, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को लाभ पर बेचा, इसको हानि पर बेचा था। इसको कितने पर? 20% के लाभ पर बेचा उसने। 20% के लाभ पर बेचा तो उसका CP कितना होना चाहिए? CP कितना होना चाहिए? 20 पंजे 100, यानी कि 5/6। 6 से 6 काटूंगा, यानी कि 5,000 रुपये का CP होना चाहिए मेरे पास यहाँ पर। CP कितना होना चाहिए? 5,000। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हमारे पास SP दिया हुआ होता है, SP मान लो अगर मेरे पास 100 है और मुझे 20% का लाभ हो रहा है, तो CP क्या से करूँगा? CP को करने के लिए 100 गुणा 100/120 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगर मुझे 20% का लाभ हो रहा है तो तब मेरा यहाँ से CP निकलेगा। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, डायरेक्ट फ्रैक्शन रख करके 20% की। अब यहाँ पर ये 5,000 आ गया। अगर ये 5,000 है, ये 12,000 है टोटल। उसने 12,000 में खरीदा था, एक को 5,000 में खरीद लिया, तो इसको कितने में खरीदा होगा? इसको दूसरे को खरीदा होगा इसने 7,500 रुपये में। ठीक है, 7,500 रुपये में इसने बी को खरीदा होगा। अब इसने 7,500 रुपये में खरीदा है और 6,000 में बेचा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हानि तो हो ही रही है उसको। हानि कितने की हो रही है? 1,500 रुपये की हानि हो रही है।
1500 क्या नहीं हो रही है, CP क्या है 7500 रुपये, ठीक है। और इसका मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है, यहाँ पर 2 कट जाएंगे ये, और 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10, यानी कि 20% की हानि पर बेचा था इसने इस वाले को बी को। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका 20% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समलंब चतुर्भुज आकार मैदान को 1.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुतवाने का कुल खर्च कितने रुपए का है। इसके समांतर भुजाओं के बीच का अंतर 8 मीटर है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी जो है 24 मीटर की है। समांतर भुजाओं की लंबाई बतानी है कितनी होगी। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, तो इसका एरिया होता है 1/2 और समांतर भुजाओं की जो दूरी है उनका योग, ठीक है। मान लो लंबाई जो है वो कितनी है, P और Q है, और इनका गुणनफल किसका, उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का समलंब चतुर्भुज का। तो यहाँ पर एरिया में निकाल सकता हूँ 1.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुतवाना खर्च कितना है, 421 रुपये। 421.20 ये रुपए है यहाँ पर, और बटे में कितना खर्च इसका 1.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। जाहिर सी बात है रुपये से रुपये कट जाएगा, वर्ग मीटर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से मेरा क्षेत्रफल आसानी से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कहीं गुणा करनी पड़ती है, कहीं भाग करनी पड़ती है, तो मैं इसी से अंदाजा लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएंगे, और जब मैं इसको काटूंगा यहाँ पर तो ये मेरा 312 बार चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 312 बार यहाँ से कट जाएगा, जिसको काटूंगा 5 से काट के देख लेंगे, और ठीक है जो भी कटेगा 312 बार यहाँ से कट गया मेरा यहाँ पर। ये इसका जो क्षेत्रफल है 312 है, यानी कि 1/2 का 1/2 P + Q और गुणा L कितनी है यहाँ पर, L है यहाँ पर 8 मीटर। इनके बीच भुजाओं के बीच का अंतर और इनकी लंबवत दूरी जो है 24 मीटर है, यानी कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 24 आ जाएगा। L का मान है यहाँ पर 24, बराबर कितना है यहाँ पर, यह आ जाएगा मेरा 312। यहाँ से काटने पर मेरा 312 आ गया था, ठीक है। यहाँ से काटूंगा 12 बार कट जाएगा, ठीक है। 6 से काट लूँगा इसको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी कि P + Q का मान जो आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 छंग 12। P + Q का मान मेरे पास 26 आ गया, और इनके बीच का अंतर कितना है, 8 मीटर है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 8 मीटर का है, ठीक है। तो मुझे समांतर भुजाओं की लंबाई बतानी है, ये कौन सा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कौन सा होना चाहिए, अब यहाँ से मैं ऑप्शन से भी देख सकता हूँ। 17 और 9 कितने होते हैं, ठीक है, 17 और 9 26 होते हैं, और इनका अंतर कितना है, 17 में से हो जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, और इनमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये बहुत, इनका योग तो 26 है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, योग 26 आ रहा है यहाँ पर, तो योग तो 26 किसी का है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये इनको दोनों को जोड़ दूँगा तो 2P आ जाएगा मेरा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ जाएगा मेरा 34 यहाँ पर, यानी कि एक का मान तो 17 है, और दूसरे का मान इसमें से घटाऊंगा तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकता हूँ इसको मैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं और 6% की जो है दर है, 3 साल का समय है, तो 3 साल के बाद मुझे क्या चाहिए, धनराशि, यानी कि मिश्रधन इसमें देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 6% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6% को लिख सकता हूँ मैं 3/50 लिख सकता हूँ, ठीक है, 3/50, यानी कि 50 से वो धनराशि 53 हो जाएगी, और 3 साल के लिए इस तरह से मैं कर सकता हूँ इसको, 50 53। अब यहाँ आ जाएगा 125, 3 आ जाएंगे यहाँ पर 0, और 53 की सबकी उनकी गुणा करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, 53 की यहाँ पर, यानी कि इसका मान क्या है, 2000 है, तो इसका मान मुझे निकालना, उसमें मुझे गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा करके भाग करनी पड़ेगी। ये कुल मिला के ये मेरी कैलकुलेशन होगी यहाँ पर इस सवाल में, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं इस तरह से करता नहीं हूँ उसको, मैं जिस तरह से करता हूँ मैं इस तरह से करता हूँ कि मान लेता हूँ मैं यहाँ पर मेरा जो है 6% की वार्षिक ब्याज दर है, धनराशि है, ठीक है। 2000 रुपये की धनराशि है और 3 साल का इसमें समय है, और 6% को मैं लिख सकता हूँ 3/50, ठीक है, 3/50, और 3 साल के लिए मैं जो रेशियो लेता हूँ 3:3:1 का रेशियो मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 साल के लिए। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 5 चौक, यानी कि 40 बार, और 4 तिया 12, ठीक है, ये हो जाएगा 120। यहाँ पर 120 को मैं 3 से गुणा करूँगा, पहले इस वाले 3 से, तो मेरा 12 तिया 36 360 आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ से फिर इस वाले को काटूंगा यहाँ पर, तो ये काटेगा मेरा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है। इससे मैं जब इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10, 2.4 बार, 2.4 की 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7, यानी कि 72 आएगा, 7.2, ठीक है, 7.2 आएगा। और 7.2 को फिर से इस 3 से गुणा करूँगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा मेरा, 7 21.2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 21.2 आ जाएगा यहाँ पर मेरा। अब मैं इस 7.2 को
फिर से क्या करूँगा, 3/50 करूँगा, यहाँ पर करूँगा इससे, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पर सी पर पड़ रहा है और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21/500। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा, 5 चौक 20 और ये आ जाएगा यहाँ पर 1, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 43.2 बचेगा और 2 सिफर नीचे है, तो यानी कि 0.432 आ जाएगा यहाँ पर मेरा। ठीक है, 0.432 ही आ जाएगा, ये कुल मिला के 0.432 मेरा यहाँ पर बचा, 0.432। इसकी गुणा करूँगा मैं इस वाले एक से। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.432 ही आएगा ये। ठीक है, 0.432 ही यहाँ पर आएगा मेरा। इसको मैं जोड़ लूँगा, 2 3 4 2 6, ये आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 और 6 2 8 आ जाएगा यहाँ पर मेरा, और 381 पॉइंट आ जाएगा मेरा 6 यहाँ पर। 3 से यहाँ पर पॉइंट निकटतम में याद करना है, यहाँ पर निकटतम में याद करना, अगर ये पॉइंट के बाद पड़ा है तो यहाँ पर मैं 382 को मिला के 382 कर सकता हूँ इसको। ठीक है, 382 कर सकता हूँ इसको, इसमें जोड़ दूंगा तो 2382 आ जाएगा यहाँ पर मेरा। ठीक है, 2382 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 2382 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये मैं इसलिए अपनाता हूँ क्योंकि इसमें कटता चला जाता है जल्दी, इसमें जल्दी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी था इसका करने का, 6% को जैसे मैंने 50/3 लिखा तो 50 से 53 हो गई है, तो इसकी पावर 3 करेंगे और इसकी पावर 3 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 125 1000, और इसकी 53 का घन निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पर 53 की गुणा करूँगा 3 बार, जो भी आएगा वहाँ से। ठीक है, फिर 125 का मान जो है वो 2000 के बराबर होगा। ठीक है, 2000 के बराबर 3 कट जाएंगे, यानी कि 125 का मान 2 के बराबर है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 53 गुणा 53 और गुणा 53, ये मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर। आज फिर मुझे यहाँ से ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पर मुझे इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1000 भी आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कैलकुलेशन मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन से मुझे बचना है, तो मैं ये तरीका अपनाता हूँ, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों को औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों को स्कोर जो है वो 62 है, तो कक्षा का औसत स्कोर कितना है। 30 विद्यार्थी हैं टोटल परीक्षा में। ठीक है, जिसमें से 12 विद्यार्थियों का जो औसत स्कोर है वो कितना है, 60 है। ठीक है, 12 का 60 है, बचे कितने 18, इनका कितना है ये हमें ज्ञात करना है, और टोटल बाकी का ये 62 है। ठीक है, यहाँ 62 है, टोटल क्या ज्ञात करना है, कक्षा का औसत स्कोर, ये मैं यहाँ एलिगेशन लगाऊंगा, ये मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, और ये किस रेशियो में है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इस रेशियो में स्टूडेंट है। इसकी मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 छंग 18 180 आएगा। इसकी गुणा करूँगा कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 छंग 12 162 आएगा। दोनों का योग कितना होगा इनका, 2 8 6 14 342, टोटल कितना है यहाँ पर 5 है, यानी कि अब ये टोटल औसत निकल आएगा मेरे से। इसको काटूंगा, 5 छंग 30 और बचेंगे 4, 5 8 40, ये यहाँ पर इससे जब मैं गुणा करूँगा तो 162 दूनी 126 होते हैं। ठीक है, उल्टा लिखा गया था, आगे पीछे लिखा गया था, लिखना था मुझे 126 और लिख दिया मैंने यहाँ पर 162, तो 62 दूनी 126 यहाँ पर आ जाएगा 126। फिर से वही काम कर रहा हूँ मैं, 126। ठीक है, अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, इसको जोड़ने पर आएगा मेरा यहाँ पर ये आ जाएगा 6 8 और 1 10 आ जाएगा, यहाँ पर 306 आ जाएगा। 306 को मैं फिर इससे भाग करूँगा इन दोनों के योग से, तो आ जाएगा 5 छंग 30 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 61.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पूरी कक्षा का औसत यहाँ पर 61.2 आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन ये है कि एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। चित्र जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में इतने तय करने में कितना समय लगेगा। कुल मिला के पॉइंटों में है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले DS US B और W लिखना होता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि किसका अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्र जल में नाव की चाल और धारा की चाल। ठीक है, यानी कि इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना है, 7:6 का रेशियो है यहाँ पर। ये 7:6 है तो ये कितना हो जाएगा, 7×6 13 हो जाएगा, और ये 7 में से ही जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं जिस तरह से मैं करता हूँ यहाँ पर। अब सवाल में दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में उससे 10 किमी जाने में 51 मिनट लगते हैं। आंसर घंटों में लेना तो मैं इसको घंटों में चेंज कर सकता हूँ, तो 10.2/51 गुणा 60 कर सकता हूँ मैं घंटे बनाने के लिए, क्योंकि 51 मिनट को जब मैं घंटे बनाऊंगा तो बट्टे में 60 करूँगा, और 60 में डायरेक्टली ऊपर ले गया हूँ। 51 दूनी 102 हो जाएगा, 0.2 2 छंग 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल आ जाएगी।
ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई उसकी, यानी कि इसका मान जो है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसका मान जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मान कितना होगा, 13 से गुणा कर दूंगा, इसमें 13 गुणा 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी आ जाएगी। दोनों की मेरे पास चाल आ गई। यहाँ पर सवाल में पूछा है कि धारा के विपरीत दिशा में इतना किमी जाने के लिए कितना समय लगेगा। 17 किमी जाने के लिए विपरीत दिशा में अगर जाऊँगा तो मुझे 12 से यहाँ पर भाग करनी पड़ेगी। तो कितना समय लगेगा मुझे यहाँ से, ये लगेगा 12 एकम 12 लगेगा और बचेंगे यहाँ पर 5 और 12 चौक 48, एक यहीं पर रहने दूंगा इतना ही मैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक तक ही पूछा है यहाँ पर। अब आगे बोला है कि धारा की दिशा में 66.3, धारा की दिशा में चाल कितनी है, ये है 66.3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अगर मैं इस स्पीड से जाऊँगा, 13 गुणा 12 की स्पीड से जाऊँगा तो मुझे कितना समय लगेगा यहाँ पर। इसको मैं जब कैंसिल करूँगा ये पॉइंट हटा करके, ठीक है, 3 से काट लूँगा एक बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पॉइंट 1 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं काटूँगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 5.5 ले लूँगा केवल, और इससे मैं इसको काटूँगा यहाँ से। ठीक है, कुल मिला के इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा 5.5 आ गया और नीचे बता मेरा 13, पॉइंट हटाऊँगा, सी पर बचाऊँगा यहाँ पर। 5 से काटूँगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 छन 30, और इसको मैं यहाँ से काटूँगा, कैंसिल करूँगा तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर पॉइंट बढ़ाऊँगा तो कितनी बार जा रहा है ये, तो ये मेरा 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, यानी कि 4 छंग 24, यानी कि 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 3 13 जाते जा रहे हैं, 4 बार चला जाएगा मेरे यहाँ से। ठीक है, ये 4 बार, तो इसका भी मेरे पास पॉइंट 4 आएगा। ठीक है, इसका भी पॉइंट 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मुझे टोटल निकालना है यहाँ पर, तो 1.8 और कुछ इधर भी आएगा, तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। ठीक है, पॉइंटों में 1.9 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ आया हुआ है, 0.6 अगर मैं और आगे निकालता तो 0.6 तक जाता ही, और इस तरह का ऑप्शन था नहीं इसमें यहाँ पर, तो मैं एक इधर बढ़ा दूंगा यहाँ पर, तो ये 1.9 कर सकता हूँ इसको मैं। कुल मिला के इस तरह से कर लेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि व्यंजक ये दिया हुआ है यहाँ पर, इससे स्वपदों का मान निकालना है यहाँ से। 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 और प्लस का 5 माइनस का 6, इनका मुझे स्वपदों तक का योगफल बताना है, स्वपदों का योग बताना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ पर इसमें से एक घटाऊंगा तो माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ पर घटाऊंगा तो माइनस का 1 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर माइनस माइनस 1 हो रहा, और दो पदों से 1 बन रहा है, तो फुल टोटल पद यहाँ पर मेरे 50 बचेंगे ये। ठीक है, ये टोटल पद 50 बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो दो से मेरा एक यहाँ पर बन गया, इसमें से एक हटा दिया, एक माइनस का 1 बचा, तो ये 2 पद से 1 बन रहा है यहाँ पर, तो 100 पद है तो 50 पद बचेंगे ये वाले। ज़ाहिर सी बात, इनका 50 पद का योगफल कितना हो जाएगा, -1 माइनस 50 पद होता है, 50 गुणा माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 50 आ जाएगा यहाँ पर। सबको जोड़ूंगा तो 50 बार है, तो माइनस का 50 कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है मेरा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 5% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि उसमें जो है 100 मतदाता थे उस चुनाव में, Y% ने मत नहीं डाला, Y% ने मत नहीं डाला है, तो डाले गए मत कितने होंगे, 100 माइनस का Y/100, ये होने चाहिए डाले गए मत। अब आगे क्या बोला है कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि वैध मत कितने होंगे, 9/10 होंगे। अगर 10% अवैध कर दिए गए तो वैध कितने होंगे, 9/10, जबकि वैध मत दोनों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। ठीक है, अब आगे बोला है कि जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले हैं तो उसे 84 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। ठीक है, कुल मिला के मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 59.375% को की फ्रैक्शन क्या होगी, इस परसेंट को हटाऊंगा, यहाँ पर 100 बचेगा, बस पॉइंट घटाऊंगा, तो यहाँ पर मेरा एक 3 सिफर और आएगा यहाँ पर, ये जिनको काटूंगा यहाँ से, काटने के बाद, तो इसको मैंने जब काटा तो काटने के बाद इसका कितना आता, इसका आया था, इसका चलो मैं काटता हूँ, 5 एकम 5 आ गया यहाँ पर, और 5 एकम 5 बचेंगे 4 यहाँ पर, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद फिर से काटूंगा, 5 से 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पर मेरा, यानी कि 5 तिया 15 बचेंगे 3, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। ठीक है, फिर से 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, और ये आएगा मेरे पास 3, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 से काटूंगा, 5 नम 45 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 छंग 30, 19
और 5 या 15, 5 दूनी यानी कि 19/32 आया है। ठीक है, कुल मिला के इसको डायरेक्ट 25 से भी काट सकते थे। ठीक है, तो 19/32 की फ्रैक्शन है, यानी कि ये जो 59.375 है, 59.375% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19/32 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उसको 32 में से 19 मत मिले हैं। ठीक है, ये इसके 59.375 मत मिले हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 32 में से 19 मत मिले हैं। अगर उसको 19 मत मिले हैं किसको, जीतने वाले को, तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, 11 मिले होंगे। ठीक है, हारने वालों को 11 मिले होंगे। और 2484 मत जो है वो इन्हीं दोनों का अंतर है, 19 का और 11 का, इतने ही मत से। तो यानी कि अगर 32 में से जीतने वाले को 19 मिले, हारने वाले को 11, तो कितने से जीता है, 6 से तो जीता है ये। तो यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर 6/32 कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि अगर टोटल 32 है तो अंतर कितना है, 6 का होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 6 का होना चाहिए। अब यहाँ पर ये किसके बराबर में है, 2484। कुल मिला करके यहाँ पर अब सवाल में एक चीज़ और दी हुई थी इसमें, यहाँ पर दिए थे कि मतदान करने वाले जो चुनाव में पात्र हैं वो 16,000 थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 16,000 थे, यानी कि 100 का मान अगर 16,000 है तो इसका मान कितना होगा, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 16,160 आ जाएगा यहाँ पर, जीरो कट जाएंगे यहाँ पर दोनों, 160, 100 माइनस का y और गुणा 9/10 गुणा 6/32 और बराबर का कितना आएगा यहाँ पर, 2484 आएगा। हालांकि डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको बताने भी जरूरी है। जिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख ले किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर 16 दूनी 32 ही आ जाएगा मेरा यहाँ से, और 2 पंजे 10 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10 ही चला जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 से काटूंगा 3 अट्टे 24, 3 दूनी 6 और 3 अट्टे 24 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 से काटूंगा 9 9 81 और 9 दूनी 18 आ जाएगा, यानी कि इसका मन बयान में आ गया। 100 में से माइनस वाई घटाऊंगा बराबर बयान में आ गया यहाँ पर। तो मुझे क्या पूछा, तो वाई का मान बताना था। वाई का मान कितना आ जाएगा, 100 माइनस का बयान में, क्योंकि ये माइनस का बच रहा तो मैंने डायरेक्टली डबल उल्टा कर दिया डायरेक्टली मैंने यहाँ पर। वाई का मान जो है वो 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रम से 5 और 12 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी कि ए भी खाली करने वाला है, बी भी खाली करने वाला और सी भरने वाला है ये। ठीक है, ये कितने कितने में कर रहे हैं यहाँ पर, ए जो खाली खाली करता है 5 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी भरता है इसको 2 घंटे में। यहाँ पर इनका एल्शियम ले लूँगा, एल्शियम 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी होगी खाली करने की, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और ये आ जाएगा 30 यहाँ पर। ठीक है, कुल मिला के ये अगर कितना भर रहे हैं, 17 भर रहे हैं, ये कुल मिला के 17 भर खाली कर रहे हैं, और भरने वाला जो भर रहा है वो 30 भर रहा है। 1 मिनट में 1 घंटे में दे रखा, अगर भरने वाला 1 घंटे में 23 यूनिट भर रहा है तो खाली करने वाले 17 यूनिट खाली कर रहे हैं। सवाल में पूछा तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो भरने वाले की इफिशियंसी टोटल कितनी होगी, 17, ये घटता रहेगा उसमें से। ठीक है, तो ये 1 घंटे में 13 यूनिट भर रहा है केवल, टोटल भरना है उसको 60, तो 60 को 13 यूनिट से कितने घंटे में भरेगा, 60/13 घंटे में भरेगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि ए की आय बी की आय से अनुपात ये दिया हुआ है, ए की आय का और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर, ए है और बी है। ठीक है, इनके आय का अनुपात 3 और 5 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं 30 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हालांकि देख लो अगर पॉइंटों में बन रहा है मेरा तो मैं उसको और बढ़ा सकता हूँ इसको। ठीक है, 3-5 के अनुपात में है। अब क्या कह रहा है कि ये क्या है, इनका आय है, यहाँ पर इनकम है यहाँ पर ये इनकी। अब आगे बोला है कि यदि ए की व्यय उसकी आय का 7/12 है, 7/12 है, तो मैं इसको एक ये पर और बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 7/12 क्या है, इसकी आय का व्यय है। व्यय कितना होगा, एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा इसका, 12 से काटूंगा तो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 7 और 25 सत्ते 175। ठीक है, यानी कि 175 रुपये उसका खर्च है। बी का कितना है, बी का 8/15 है यहाँ पर, 8/15 है। 5 से काटूंगा 100, इसका मतलब है यहाँ से 5 या 15 नहीं कट रहा है, तो 800/3 आ जाएगा। चलो कुल मिला के यहाँ पर 800/3 आ गया। इसका जो व्यय है वो 800/3 है यहाँ पर। ठीक है, ये कट नहीं रहा है यहाँ पर। उनके व्यय का जो अंतर है, उनके जो व्यय का अंतर है वो कितना है, 14,300 है यहाँ पर, 14,300 उनके व्यय का अंतर है। यहाँ कितना अंतर है, ये व्यय है उनका, इनके व्यय का अंतर कितना है, तो यह आ जाएगा 3 पंजे 800 में से घटाऊंगा, 800 अधिक है यहाँ पर, 800 माइनस का 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 ही गना 3 और 2 5, 525/3 कितना आ जाएगा यहाँ से, 800 में से 500 जाएगा तो 300 बचेगा और 25 गया 275 बचेगा। 200
अब मेरे पास ये आ गया यहाँ पर, जब मेरे पास 275/3 आ गया, 275/3 किसके बराबर है? ये बराबर है इसके अंतर के। अंतर कितना है? 14,300। मुझे ज्ञात करना है 300 यहाँ पर। 300 मुझे ज्ञात करना है बटे 275 और गुणा 3 कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करूँगा, 5 से काटूंगा, 5 छः 30, इसको काटूंगा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, फिर से काटूंगा 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और ये 11 बार चला जाएगा यहाँ से। 11 से काटूंगा यहाँ पर, 11 कम 11, 11 तिया 33, 13 आ जाएगा यहाँ पर। कुल मिला के मेरे पास जो बचा यहाँ पर 13, 12 और 3, 12 तिया 36, 36, 36 की और 13 की गुणा करनी है और 2 सिफर और है मेरे पास। ठीक है, 13 इसको काटो, 13 छंग 78 का 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 13 तिया 39, 39 और 7 कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से मैं कर सकता हूँ। हालांकि इसको मैं ये 2 सिफर ना भी बढ़ाता तो थोड़ा और आसान होता, क्योंकि जब यहाँ पर ये 800/3 आ ही रहा है तो फिर मैं सब में कर सकता था। यहाँ मैंने ये 2 इसलिए बढ़ाए थे ताकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पर हो सकता है ये 800/3 ना आता तो फिर और आसान हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं इस तरह से भी। अगला सवाल ये है कि 40 की पावर -7 है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मिश्रण पी और क्यू में क्रम से 30% और x% चीनी होती है। यदि मिश्रण पी और क्यू क्रम से 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम मिश्रण में चीनी की मात्रा 39% हो जाती है। 300 सवाल ये इस तरह से दिया हुआ है कि पी है और क्यू है। ठीक है, इसमें चीनी 30%, इसमें 30% है चीनी और इसमें x% है चीनी। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। अब आगे बोला है कि यदि पी और क्यू को 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है, इनको मिलाया जाता है 2 और 3 के अनुपात में यहाँ पर। ठीक है, तो जो परिणामी मिश्रण है वो चीनी में 39 होता है। परिणामी मिश्रण में चीनी 39% हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये इसमें एलिगेशन हो जाए लग जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, घटाएंगे इसको, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा। तो कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो मैं इसको भी 3 गुना करूँगा तो 6 आना चाहिए मेरा यहाँ पर। अगर ये 6 है तो मेरा यहाँ पर कितना? 45 आना चाहिए। ठीक है, ये 45%, यानी कि एक्स का मान मेरे पास 45 आ गया यहाँ पर। अब एक्स का मान 45 आ गया। आगे बोला यदि 300 लीटर के मिश्रण में आर में, एक आर है लीटर मिश्रण, एक आर है, उसमें एक्स प्लस 9% चीनी है, तो मिश्रण आर में चीनी की मात्रा बतानी है। ठीक है, चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 300 लीटर में 300 लीटर है आर, उसमें चीनी की मात्रा कितनी? चीनी 45% है। अब एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना था? यहाँ पर मैं 45 रखूँगा, तो 45 और 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 54 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 54% निकालना है कुल मिला के इसका। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 1 16, 162 लीटर है। ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये 9/5। इसका जो है हमें क्या करना है? गुणोत्तर श्रेणी है ये, इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो पहला तरीका क्या होता है? यहाँ पर पहले हम देखेंगे यहाँ पर ए का मान कितना है? 9/5 है यहाँ पर, और आर का मान कितना है यहाँ पर? आर का मान 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे होगा? 9/5 से जब 9/25 को भाग करूँगा, 9 से 9 कट जाएगा, 5 5 पंजे 25, 1/5 बचेगा। अब मैं क्या करूँ? 9/5 और इसको मैं इसमें से क्या करूँगा? 1 में से घटाऊंगा इसको, तो ये 4/5 आएगा। 4/5 आएगा, और 4/5 से इसको भाग करूँगा तो 5/4 मेरा इस तरह से आएगा। 5 से 5 काटूंगा, 9/4 आएगा यहाँ पर मेरा। 9/4 केवल ए सी ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि मैंने कैसे करी। ना समझ में आई है तो मैं बता रहा हूँ किस तरह से करते हैं। अगर मान लिया और भी ऑप्शन होते 9/4 के, तो मुझे फिर पूरा ही करना पड़ता है ये। तो पूरा किस तरह से करेंगे हम? यहाँ पर ए का मान अभी दिया था, ए का मान 9/5 है प्रथम पद, और आर का मान जो होता है सर्वांतर होता है 1/5 आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है ए, ये हो जाएगा आर माइनस का 1 और आर माइनस 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर इसको रखेंगे, इसका योग निकालने के लिए 9/5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आर एन का मान कितना है? 1/, यहाँ पर ये जो है एक से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इसका फॉर्मूला ये इधर आता है। ये अगर 1 से छोटा है तो ये 1 माइनस आर एन आएगा और 1 माइनस आर आएगा। 1 से छोटा तभी तो इसमें से घटेगा 1 में से। ठीक है, ये और 1 से छोटा है, तो ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा। इसका भी ध्यान रखना होता है कि आर 1 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो इसमें 2 फॉर्मूला होते हैं इस तरह के, ये दोनों लगते हैं। कब? जब आर छोटा होता है या बड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा। अब एस एन बराबर मेरा ये आ गया, यहाँ पर ए है। यहाँ ए का मान रखूँगा 9/5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस का आर एन 1/5 की पावर एन रखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर
1 की पावर n करूँगा तो 1 ही आएगा, कितनी बार भी कर लो 1 को तो ठीक है। और 1 माइनस का 1/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9/5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 5 में से 1 घटाऊंगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, 9/4 बचेगा। और ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 1 माइनस का 1/5 n, ठीक है। एक यही तो आ रहा था, ऑप्शन नंबर है, यही पहले भी आ रहा था। डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं सवाल में। यदि पहली सुषम धनपूर्ण संख्याओं का माध्य m है, ठीक है। मैंने दोनों बताए थे, अगर प्रथम n सम संख्याओं को शुद्ध बताया था मैंने n+1, ठीक है, और योग n+1 हो जाएगा। और विषम संख्याओं का क्या बताया था, n बताया था केवल, और इसका योग हो जाएगा n², ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे इसमें, तो इसमें दिया हुआ है कि प्रथम 100 समधनपूर्ण संख्याओं का माध्य m है, यानी कि इनका 100 संख्याएं हैं, तो इनका माध्य कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा इनका 100 + 1, ठीक है। 100 रखूँगा प्लस का 1 करूँगा तो मेरा 101 आ जाएगा इसका माध्य, जो कि किसके बराबर है, m के, यानी कि m का मान जो है वो 101 है। अब पहली विषम संख्याओं का कितना हो जाएगा, विषम संख्याओं का होता है केवल n ही होगा, तो केवल 100 ही हो जाएगा। विषम संख्याओं का केवल 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो धनपूर्ण संख्याओं का माध्य बताना है इनका, ठीक है, 100। तो यहाँ पर ये देखना है 100 का मान यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, m बराबर 100 + 1 भी तो रख सकता हूँ यहाँ पर मैं, यानी कि 100 का मान यहाँ से m-1 आ गया, ठीक है। और यही तो मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर, तो 100 का मान कितना है, m-1 तो है, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। यही तो मुझे चाहिए था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि 6, 5, 9, 13, 12, 8 तथा 10 का मानक विचलन बताना है यहाँ पर, ठीक है। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन के लिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का पहले माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे, 6, 5, 11 और 11, 9, 20, 33, और ये हो जाएगा 45 और 8 हो जाएगा 53 और 10 63, यानी कि टोटल योग जो है 63। इनका संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है, 7 से काटूंगा तो 7 9 63, यानी कि टोटल इसका जो माध्य है वो माध्य में ऋण है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, इन संख्याओं को कंपेयर करूंगा, तो ये 6 9 से कितना कम है, माइनस का 3 कम है, ठीक है। ये कितना कम है, माइनस का 4 कम है, ये 9, ये 0 आ जाएगा 9। 13 कितना अधिक है, प्लस का 4 अधिक है। 12 कितना अधिक है, प्लस का 3 अधिक है, ठीक है। 8 माइनस का 1 कम है, और 10 प्लस का 2 अधिक है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सब का वर्क करूँगा, वर्क करके जोड़ दूंगा इनको मैं यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा 3 3 9, 4 चौक 16, ये 0 ही है, 4 चौक 16 यहाँ पर आ जाएगा, 3 3 9, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16 दूनी 32 यहाँ पर आएगा, और 9 18, तो ये मेरा 50 55, यानी कि ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ये 10 में से 9 जो है 1, इसका मान भी यहाँ पर 1 था, तो इसका मान यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर। 16 दूनी 32 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 18, यानी कि 50 और 2 52, यानी कि टोटल जो है 52 आ गया, इनका योग टोटल 52 आ गया। यानी कि इनके 3 स्टेप होते हैं इसमें, 2-3 स्टेप है इसमें, देख लेंगे। पहले हमें क्या करना होगा, माध्य निकालना होगा। माध्य निकालने के बाद हमें इन संख्याओं को माध्य से कंपेयर करना होगा, कितना अधिक है कितना कम है, वो मैंने कर लिया। फिर इनका वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, इनका वर्क कर दिया मैंने, ये आ गया, इनको जोड़ूंगा मैं 52 आएगा, ठीक है। अब जो मेरा मानक विचलन होगा, ठीक है, मानक विचलन जो होगा, तो मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन होगा यहाँ पर, इसके रूट कर लेंगे, रूट में रख देंगे 52/7, ठीक है, 52/7 कर लेंगे, क्योंकि 7 टोटल संख्याएं हैं यहाँ पर। और इनका जो ये विचरण आया है इनका, ये क्या बोलते हैं इसको, विचरण गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या है मेरा 52/7 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ग्राफ दिया हुआ है। एक ग्राफ में बताना है कि 2001 से 2007 तक कार का कितने प्रतिशत मूल्य ह्रास हुआ, मूल्य में कितनी गिरावट आई। 2007 में 2001 में कितना था इसका कार्य मूल्य, 24,000 था। ये ग्राफ इस तरह से नीचे जा रहा है, ठीक है, 24,000 था और बाद में 5800 रह गया, यानी कि 24,000 से 5800 रह गया। तो यहाँ पर कितना ह्रास आया निकाल सकते हैं आराम से, आसानी से निकल जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 42 32 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 42 32, इसको कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका, पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यह आ जाएगा यहाँ पर, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद
2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 529 किसका वर्ग है? 23 का वर्ग है। 23 बार चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और एक पूर्ण वर्ग ये हो गया। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से और गुणा करनी पड़ेगी, तब मेरा यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनेगा। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। तो 2 से मैं अगर गुणा करूँगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है, कोई बस शुरू में किसी दूरी का भाग 40 किमी प्रति घंटा से तय करती है और दूरी का अगला भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। दूरी का अंतिम भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करती है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर इसकी स्पीड दी हुई है सारी। यहाँ पर पहली स्थिति में स्पीड ये है, बी है और सी है। इस तरह की स्पीड दी हुई है, 40 है, दूसरी में 50 है अगले भाग में, और अगले भाग में 60 है। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो मैं मान लूँगा टोटल दूरी है वो। इसका एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पर? 300, 600 ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम में 600 लूँगा, इसको काटूंगा तो आ जाएगा 15 चौका 60, तो इससे काटूंगा यहाँ पर 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा 10, ठीक है। ये इनका एलसीएम आ गया और इनका समय आ गया, ये वाला ये इनका समय आ गया। इतने समय में इन्होंने तय किया है यहाँ पर। तो इसका औसत क्या होगा? औसत होता अगर 3 है यहाँ पर ये, तो 3 गुणा 600 होगा, बटे में इनका समय रख दूंगा यहाँ पर कितना है, 15 12 17 10 27 10 37, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 1800 को मुझे 37 से भाग करनी पड़ेगी। तो मेरा पॉइंटों में ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे पॉइंटों में कर लूँगा यहाँ पर मैं 100 1800 और 37 से मैं इसकी जब भाग करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ से? 5 7 35 और 5 3 15 और 3 18, यानी कि 5 से ज़्यादा चला जाएगा। तो 4 बार मेरा कट रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। 4 बार इसको काटूंगा यहाँ पर, 4 7 28 आ जाएगा, और 4 तिया 12 तो 14 यहाँ पर। ये बचेगा 2 मेरे पास, और यह बचेगा 32, और ये बढ़ा लूँगा यहाँ पर। अब ये कितनी बार जाएगा? या तो 8 बार जाएगा या 6 बार जाएगा। यहाँ पर भी देखना कि 2 तो खत्म हो जाएंगे ये, या तो 8 बार जाएगा या 6 बार जाएगा। 6 से अगर मैं 8 बार से देखता हूँ, 8 8 7 56 और 8 3 24 और 5 29, ठीक है। तो 8 बार जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरा 48.65 हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि डेविड ने 172 कुर्सियाँ बेची और उसे 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर तो उसने 172 कुर्सी बेची और उसे लाभ कितना हुआ? 86 कुर्सियों के एसपी के बराबर, ठीक है। यहाँ पर लाभ कब होगा? जब 172 कुर्सी को खरीदा होगा। 172 कुर्सी खरीदेगा भी तो वो तो खरीदे 172 सीपी, यहाँ पर रख लूँगा मैं, ठीक है। 172 एसपी माइनस सीपी, तभी तो उसको यहाँ पर लाभ होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें से एक ये एसपी है, यहाँ पर सीपी है, ये एसपी है। एसपी को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 172 सीपी बचेगा, और ये 86 सीपी एसपी माइनस का आ जाएगा 172 एसपी, ठीक है। 86 में से 172 जाएगा तो 86 ही बचेगा, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, ठीक है। 86 ही बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। 86 एसपी माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 172 सीपी माइनस से माइनस कटेगा, तो मेरे पास सीपी जो आएगा, सीपी आएगा मेरे पास 86 है, और एसपी आ जाएगा मेरे पास 172, ठीक है। ये अपोजिट हो जाते हैं अगर बराबर में है तो। यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है उसको? 86 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने बार? 86 बार, तो 100% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, अनिल और बीना दोस्त है और उनकी उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। ये अनिल है और ये बीना है यहाँ पर, ठीक है। उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। बीना की अगर अनिल और बीना दोस्त है यहाँ पर, अभी मुझे पता नहीं कितना इसमें अंतर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मुझे नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। आगे बोला है कि अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, ठीक है। और इसमें देख लेता हूँ कि अनिल अनिल और बीना में कहीं और बात कह रखी है क्या? दिनेश चारू, और इसमें बोला है कि अनिल, यहाँ पर रखा देखो अनिल बीना और अनिल, यहाँ पे दिया बीना अनिल से बड़ी है, बीना अनिल से बड़ी है। अगर मैं अनिल को x मान लूँ तो ये x प्लस 5 होना चाहिए यहाँ पर, ये क्योंकि इनमें 5 साल का अंतर है इन दोनों में, तो 5 होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से ये चीज़ मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। नहीं मिलती तो फिर मैं और शुरू से मैं फिर करता चला जाता, फिर मेरा तरीका और होता दूसरा करने का। जब मुझे यहाँ से चीज़ मिल गई तो मैं यहाँ से कर लूँगा इसको। अब मेरा आगे मैं शुरू मांगूंगा यहाँ पर, अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है। अनिल की उम्र 3x है, जो दिनेश है वो अनिल से 3 गुना है। ये मैं कह रहा हूँ 3 गुने हैं यहाँ पर अनिल से, तो दिनेश हो जाएंगे 3x। अब आगे क्या बोला है कि बीना की उम्र उनकी बहन चारू से 2 गुनी है। जो बीना की उम्र है इसकी, ये इसकी बहन चारू से कितनी है? 2 गुनी है। तो चारू की कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 बटे 2 हो जाएगी। जब मैं इसको 2 गुना करूँगा तभी तो बीना की उम्र बचेगी यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास सभी आ गए यहाँ पर ये, अब इसमें से और कोई बचा भी नहीं है, सभी लोग आ गए हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है? यदि बीना अनिल से बड़ी है, दिनेश चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है, कितना होगा यहाँ पर? ये दे रखा है, बस दिनेश और चारू की उम्र 45 साल का अंतर है।
दिनेश और चारू इनकी जो उम्र है इनमें कितना अंतर है, 45 साल का अंतर है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको घटा लूँगा, 3x माइनस का x प्लस 5/2 बराबर कितना है, 45 साल का अंतर है। 2 तिया 6x बचेगा, यहाँ से 2 तिया 6x आ जाएगा, ये 6x माइनस का x माइनस का 5/2 बराबर इसका 90 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको 90 लिख दूंगा यहाँ पर, बराबर में 90 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 5x बचेगा और ये 95 आ जाएगा। तो x का मान मेरे पास यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19 पंजे 95। x का मान मेरे पास आ गया। सवाल में क्या पूछा है कि दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताना। दिनेश और चारू कौन है, दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताना है। तो वर्तमान उम्र का योग कितना होगा, इसको मैं अब जोड़ दूंगा, 3x प्लस x प्लस 5/2 करूंगा, या डायरेक्टली x का मान में रख सकता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो रख सकता हूँ, रखने में आसानी है यहाँ पर क्योंकि बचा नहीं यहाँ पर। 19 या 57 ये हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 19 और 5 24 12 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 69, यानी कि उनका जो योग है 69 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 है, इसे 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो नगद भुगतान पर 19% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि अगर उसका MP 100 है तो उस पर छूट जो दी जाएगी तो वो फिर उसके बाद SP बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 500 रुपये क्या है, यहाँ पर उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, 500 रुपये अंकित मूल्य है। दो तरीके से करते हैं वैसे, 2-3 तरीके से मैं इसके तरीका बता रहा हूँ कि ये 20% की इस पर 2 छूट दी। अगर 20 पंजे 105 रुपये अंकित मूल्य है तो छूट उसकी 4 रुपये होगी। 25 चौका 104 रुपये अगर उसका अंकित मूल्य है तो 3 रुपये की उसने बेचा होगा, 1 रुपये की छूट दे करके। ये 19%, 19% घटेगा 100 से, और मैं इसको रख लूँगा यहाँ पर, कितना बचेगा 81 यहाँ पर। ठीक है, 81 आ जाएगा। अब मैं इसके सबके गुणा करूँगा, 5 चौक 20, 2000 आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97। ठीक है, यानी कि उस पर अगर अंकित मूल्य 2000 का था तो इन सभी छूट के बाद वो 972 रुपये में बेची गई है वो, यानी कि 500, 2000 का मान जो है वो 500 के बराबर है। ठीक है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 1 का मान 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, 1/4 के बाद तो 972 को मैं 1/4 से गुणा कर दूंगा, 4 से इसको काटूंगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, 416 और 4 तिया 12, 243 रुपये। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई ये PB है और चौड़ाई ये है। तो x बराबर एक, सेम सवाल बिल्कुल रिपीट हुआ है, बस संख्या चेंज हुई है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा ही सवाल था। अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित राशि का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है 10%। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें 10% की दर है, 10% की दर है तो इसको 1/10 मान लूँगा मैं, क्योंकि 1/10 होती है, 10% का मतलब तो 1/10 ही होता। मैं मान लूँगा यहाँ पर इसकी जो धनराशि है वो 100 रुपये है, जो धनराशि है वो 100 रुपये है, 2 साल का है ना यहाँ पर, 2 साल के लिए तो मैं डबल कर दूंगा इसको। अगर धनराशि 100 रुपये है तो इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में, इससे काटूंगा यहाँ पर, यानी कि 21 रुपये मिलेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ से काटूंगा मैं इसको तो 10 बचेगा, और 10 की 2 से गुणा करूँगा तो 20 आएगा यहाँ पर। पहली बार 10 से काटूंगा 1 बचेगा, फिर गुणा मैं 1 से करूँगा क्योंकि 2 1 में निकालना पड़ता है मुझे ये, तो यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज तो 21 आ गया है और इसकी मुझे आवश्यकता है नहीं, इसमें मुझे जो आवश्यकता है वो अंतर की है। मैंने बताया था कि पहली लाइन को छोड़ने के बाद जो बाकी लाइन बचेगी ना बाकी, तो वही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो एक जो है ना मेरा वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, जो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो मैंने कितना माना था इसको, धनराशि को 100 माना, तो 100 से गुणा कर दूंगा, 20,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। हालांकि सवाल करने का और भी तरीका हो सकता है, फॉर्मूला भी है, बहुत है, लेकिन मैं इस तरह से करता हूँ, आसान है कि एक किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं तो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक कितने दिन में करता है, 24 दिन में, बी कितने में करता है, 28 दिन में। यहाँ से मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम लेने के लिए मेरे पास ये भी तरीका है। ठीक है, इससे मैं काटूंगा, 2 से 12 बार कटेगा, 14 बार, 2 से काटूंगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 छंग 24, यानी कि 24 गुणा 7 इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 24 गुणा 7 ये मेरा एलसीएम आ जाएगा, 24 गुणा 7 यहाँ पर। ठीक है, ये 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ये
7 चौक 28, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा एलसीएम आ गया यहाँ पर, और ये मेरे पास इफिशियंसी भी आ गई यहाँ पर। पहले दिन किसने काम करा? बी ने। पहले दिन किसने काम करा? बी ने। और फिर किसने करा? ए ने। तो यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा? बी करेगा 6 यूनिट और ए करेगा 7 यूनिट, यानी कि 2 दिन में, ये 2 दिनों में केवल 13 काम हो रहा है यहाँ पर। यानी कि 13 काम हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 काम हमें ले आना है। 168 तक हमें करना है। तो मुझे कितनी गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर? यहाँ पर करनी पड़ेगी मुझे 12 से, मुझे यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। 12 तिया 36 और 12 ही कम 12 और 3 15। ठीक है, 12 से मैं अगर गुणा करूँगा 156 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, 12 से इसमें गुणा करूँगा तो इधर भी मुझे इतनी करनी पड़ेगी। 156 काम हो जाएगा 24 दिन में। ठीक है, 12 दूनी 24, 156 काम हो जाएगा 24 दिन में। अभी कितना काम बच रहा है? अब किसकी बारी आएगी? क्योंकि 20 से शुरू हो रहा है तो बी की बारी आएगी। 6 काम करेगा आकर के वो अपना। ठीक है, वो 6 काम कर देगा तो 162 हो जाएगा यहाँ पर। 162 हो जाएगा तो ये 25 दिन में हो जाएगा। ठीक है, 25 दिन में बचा कितना काम? 6 काम बच रहा। अब किसकी बारी आई? ए की बारी आई। ठीक है, बाकी काम कौन करेगा? बाकी काम करेगा ए। 25 सही कितना काम है? काम बचा हुआ है अभी कितना बच रहा है? यहाँ पर 6 काम बच रहा है जो कि 7 यूनिट से करेगा। तो 25 सही 6/7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या ए बी सी का औसत सी है, 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है, डी सी से 10 कम है, तो सी और डी का औसत बताना है कितना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी का औसत सी से 2 अधिक है। ये ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत कितना है? औसत 3 आ जाएगा औसत। अरे कितना अधिक है? कितना अधिक है? सी से अधिक है 2 यहाँ पर। ठीक है, ए और बी का औसत 48 है, यानी कि ए प्लस बी का मान जो है वो 48 दूनी 96 आ जाएगा यहाँ पर। डी सी से 10 कम है, डी सी से 10 कम है, यानी कि सी माइनस डी बराबर 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी और डी का औसत बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी माइनस का 3c बराबर 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना है? 96 है यहाँ पर, तो मैं 96 रख दूंगा और माइनस का 2c बराबर का 6 आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 2c का मान आ जाएगा यहाँ पर 90 और c का मान आ जाएगा यहाँ पर 45। ठीक है, c का मान अगर 45 आ गया है तो d का मान मेरा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, d का मान मेरा 35 आ जाएगा। सी और डी इन्हीं का ही तो मुझे औसत निकालना था। 45 और 35 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 80 और इन दोनों का औसत हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर कि 6 अंकों की संख्या n है। ये संख्या है n है, 4a, इसके अलावा 6b, 9c, ये 99 से विभाज्य है। ठीक है, ये 99 से विभाज्य है तो ये 11 और 9 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो n के अंकों का अधिकतम योग बताना है, यानी कि इनका योग बताना है। कुल मिला के अगर ये 9 से विभाज्य होगी तो इसका योग 9 से कटना चाहिए, और अगर 11 से विभाज्य होगी तो इसके विषम और समपदों का अंतर 11 से कटना चाहिए ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 6 10 19, 19 माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, ये 11 से कटना चाहिए। और 11 से कब कटेगा? जब ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर मैं क्या रखूँगा? 11 रखूँगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर 8 रखूँगा। 8 19 में से 8 जाएगा तभी 11 बचेगा, तभी मेरा यहाँ से कटेगा यहाँ पर। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर मैं 8 रख दूँ तो 11 से तो कट रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर मेरा 8 है तो 4 यानी कि 19 प्लस 8 27, 27 मेरा 9 से करना चाहिए जो कि कट रहा है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है वो इसका मान 8 हो जाएगा। इसका मान 27 है तो 8 और 9 27, ऑप्शन नंबर 19 और 8 27, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है, ये संख्या अगर मान ली p मान ली तो इसके 55% का, ठीक है, और 15% कितना है? 2475 है यहाँ पर। ठीक है, 15 से काटूंगा, 15 एकम 15 बचेंगे यहाँ पर कितने? 9 बच जाएंगे, और 15 छक्का 90, 15 पंजे 75। 5 से काटूंगा, 11 से काटूंगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 5 तिया 15, यानी कि इसका मान आ जाएगा 3 और 2% ये हैं इधर चले जाएंगे, 30,000 आ जाएगा। पी का मान 10,000 कितना आ जाएगा? 30,000। 51% निकालना है मुझे संख्या का, 51% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 से बड़े कट जाएंगे, और 51 तिया कितने होंगे? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15,300। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि एक पीपे में मौजूद मिश्रित चाय में असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियों की चाय है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि असम है और दार्जिलिंग है और नीलगिरी है। इनकी पहाड़ी जो कि चाय का अनुपात 2:3:1 के अनुपात में है। इसके अलावा एक दूसरे पीपा है, ये पीपा 1 हो गया, ठीक है, पीपा 1 हो गया। एक दूसरा पीपा है, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि दार्जिलिंग, इसके अलावा नीलगिरी और एक कांगड़ा, इनके अनुपात जो है 5, 4 और 3 के अनुपात में है। ये कितना है, जब इनको मिलाते हैं तो मिलाने के लिए टोटल कितना होता है इनका, 2, 3, 5, 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 12। मिलाने का यही तरीका होता है। यहाँ पर इनका एलसीएम 12 है, तो इसका हम कितना लेंगे, 2 के अनुपात में और ये 1 के अनुपात में। इसकी मैं यहाँ गुणा करूँगा सबकी, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ गुणा करूँगा तो ये इतना ही आएगा, ठीक है, 5, 4, 3 ही आएगा यहाँ पर, ठीक। अब मैं जब इनको मिलाऊंगा तो मिलाने के लिए मैं यहाँ पर आसाम तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ये है 6 है और 5 है, इसको जोड़ूंगा 6, 5, 11 आ जाएगा। आसाम को तो मैं ऐसे रख लूँगा, आसाम की तो 4 ही है। यहाँ पर दार्जिलिंग की 6 है और यहाँ पर 5 है, तो दार्जिलिंग की कितनी है, 11 हो जाएगी। और यहाँ पर ये कौन है, नीलगिरी, नीलगिरी की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 6 हो जाएगी नीलगिरी की। और कांगड़ा की केवल 3 है। यहाँ पर सवाल में पूछा है कि तो नए ब्रांड में कांगड़ा घाटी की चाय का प्रति किलोग्राम भार बताना है। कांगड़ा में यह है 3 का भार बताना है मुझे, किसमें, इन सब में। 3, 6, 9, 19, 24, यानी कि टोटल है 24 गुणा 1000 किलोग्राम में। अगर मैं ग्राम में मतलब तो 1000 आ जाएगा। 3 8 24, 8 से इसको भाग करूँ तो 125 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इसको हमें सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कुल मिला करके 9 की पावर तो कॉमन है ही, यहाँ पर 9 बचेगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर ये 20 का 400 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और प्लस का 40 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 81 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 435 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 8 का मान 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 35 आ जाएगा यहाँ पर, 435, ठीक है। इसको मैं जोड़ूंगा, कितना आएगा यहाँ पर, 8, 5, 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा मेरा 1083, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें और कोई भी यूनिट डिजिट में 3 नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। बहुत आसान सवाल है, कर लेते हैं इस सवाल को। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है, किसकी, रेल की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की। आंसर चाहिए मिनट में, मीटर में, तो इसको मैं 72 को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 करूँगा, 18 तिया 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। ये 20 सेकंड समय लगता है पार करने में, ठीक है। तो 20 गुणा 24 सेकंड लगता है, ठीक है। 20 गुणा 24 करूँगा, 24 दूनी 48, 480 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 480 मीटर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि 3000 की राशि पर 6% वार्षिक दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज बताना है, कितना होगा। ये 3000 रुपये है, धनराशि जो है 3000 रुपये की है, ठीक है। धनराशि 3000 रुपये की दर कितनी है, 6% है। टाइम मुझे देखना है, टाइम कितना होगा। 9 फरवरी 2024 से लेकर के, 9 फरवरी से 2024 फरवरी 24 जो है, 2024 जो है ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में जो है 29 दिन होंगे फरवरी में, तो यहाँ पर 20 दिन तो फरवरी के बचेंगे, 20 दिन फरवरी के, मार्च के 31 दिन, और फिर 30 अप्रैल के कितने, 10 दिन, ये मुझे लेने पड़ेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, टोटल 61 दिन हो जाएंगे, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो मेरे पास वार्षिक टाइम जो आ जाएगा 61/366 आ जाएगा, ठीक है। ये दिन है तो मुझे वर्षों में बदलना है, तो कितना करना पड़ेगा, 366 करना पड़ेगा। धनराशि 3000 की है, ठीक है। टाइम मेरे पास 61/366 आ गया है, और आर जो है वो 6% है, 100 आ जाएगा यहाँ पर। 61 से इसको काटूंगा तो ये 6 बार जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, ठीक है। 2 पर ये कट जाएंगे, यानी कि 30, उसका जो ब्याज है वो 30 रुपये ब्याज होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि दिए गए वर्षों में व्यक्ति ने स्कूल से वेतन के रूप में प्रतिवर्ष औसत कितनी आय अर्जित की, ठीक है। यानी कि स्कूल से वेतन के रूप में, स्कूल से वेतन के रूप में ये वाली है, ये इसका मुझे औसत निकालना है, बस इसका औसत निकालने में वही मेरा अंतर आएगा। 1000 में क्या करना है, तो 1000 से गुणा कर देनी है, बस बहुत आसान।
अगला क्वेश्चन यह है कि किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसे x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया तो x का मान बताना है कितना होगा। यहाँ पर क्या था, साधारण ब्याज के नीचे 16,000 की राशि उधार ली थी। ठीक है, 16,000 रुपये लिए थे उसने। ठीक है, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, दर हमें पता नहीं, दर हम निकाल लेंगे उसको। ठीक है, और बटे 100। और यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है उसको 4,000 का भुगतान करा ब्याज के रूप में, 4,000 का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन ये भी। इसको काट लूँगा, ये इसी पर यहाँ से कटेगा। यहाँ पर ये 20 200 बार कट जाएगा। 16 कम 16 आ जाएगा। यहाँ पर बचेंगे कितने, 4। 16 × 48 आ जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32 आएगा। ठीक है, 4 बचेंगे तो 16 दूनी 32 आएगा। यहाँ पर 16 दूनी 32 और 16 पंजी 80, यानी कि 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12.5% की राशि है उसकी, यह आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेंगे पहले। 81 की पावर 2 है, और इस 3 से मैं इस 3 को खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पर ये 3 है तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये। तो 81 की पावर 2, इसकी पावर 1/8 रख सकता हूँ। 81 की पावर 2 है तो 81 को मैं और क्या रख सकता हूँ, 81 को मैं 3 की पावर 4 रख सकता हूँ। इसके वर्ग में 2 है ऊपर, और यहाँ पर ये 1/8 है। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 की पावर 8, और बाहर 8 भी है, 8 से 8 कट जाएगा तो 3 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अंजलि किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तथा अंजलि, आयुषी, अंकिता मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को अंजलि, अंकिता कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर ये अंजलि है, ये करती 16 दिनों में। अंजलि और आयुषी ये करते हैं उसको 10 दिन में। अंजलि, आयुषी और अंकिता ये करते हैं उसको 8 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 80। इनका एलसीएम हो जाएगा 16 पंजी 80 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 8, और ये आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब इन तीनों की जो है एफिशिएंसी कितनी, 10 है। ठीक है, अंजलि और आयुषी की 8 है, तो यहाँ पर अंकिता की कितनी बचेगी, अंकिता की जो एफिशिएंसी बचेगी 2 बचेगी यहाँ पर। ठीक है, सवाल में देखते हैं क्या पूछा। उसी कार्य को अंजलि और अंकिता, अंजलि की कितनी है, 5 है, और अंकिता की 2 है। टोटल 80 काम है। 5 और 2 7 की यूनिट से करेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है 97 की पावर 83। 97 की पावर 83 माइनस का 1, ये 96 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने देखा है कि x की पावर अगर विषम संख्या है, मैंने अगर विषम मान ली 3 मान ली, और यहाँ पर 1 की पावर में अगर मैं 3 मान लूँ तो किससे विभाजित होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा x - का 1 x² + y², यानी कि a का वर्ग और 2x, ये होता है इसका। ठीक है, तो ये इससे विभाजित होगा x - 1 से। ये जो होगा पूरा पूरा x - 1 से विभाजित होगा। कुल मिला के x की जगह कितना है, 97 है, और 1 की जगह 1 है, माइनस का 1, यानी कि 96 से विभाजित होगा पूरा पूरा। और 96 से मैं विभाजित करूँगा तो मेरा 0 ही तो आ रहा है यहाँ पर ये।